हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैरिस के अंदर एक्सेप्टिव सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र की। अगर नैरिस के अंदर हम एक्सेप्टिव सिस्टम की बात करें तो नैरिस के अंदर एक्सेप्टिव सिस्टम के रूप में या एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो काम करते हैं, या फिर हम उनको नेफ्रिडिया बोल सकते हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में काम में आते हैं। नेफ्रिडिया जो होते हैं ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर जो फ्लेम सेल्स होती है जो अपन इससे पहले देखी थी, पहले की जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, उनके अंदर जो ऑर्गन के रूप में देखा था एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में फ्लेम सेल्स, इन फ्लेम सेल्स से ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर एक्सेप्टिव सिस्टम जो होता है वो भी हायर लेवल का पाया जाता है। अब अगर मैं नैरिस के अंदर एक्सेप्टिव सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर नेफ्रिडिया जो होते हैं वो लंबी पतली कॉइल्ड ट्यूब के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हर एक सेगमेंट में होती है। नैरिस की बॉडी कैसी होती है सेगमेंट में, उसके हर एक सेगमेंट में इस तरह के स्ट्रक्चर पाई जाएगी। नेफ्रिडिया इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपन को, ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सी है, नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया कैसी है, लॉन्ग थिन और कॉइल्ड ट्यूब है। ये इसके अंदर बहुत सारी क्या पाई जा रही है, कॉइलिंग पाई जा रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। ये क्या होती है, हर एक सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। जितने भी इसके बॉडी के अंदर सेगमेंट होंगे हर एक सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, एक्सेप्ट इसका फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट। फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके बाकी के जितने भी सारे सेगमेंट होंगे बीच की बॉडी के, उन सारे सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया पाया जाता है। ठीक है, ये नेफ्रिडिया सीलोम के पास में और जो डाइजेस्टिव या फिर हम जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल में होती है। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ये कहाँ पर होती है, सीलोम के अधरतल में। अधरतल मतलब सीलोम के नीचे की तरफ। ठीक है, सीलोम के नीचे। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल में पाई जाती है, लेटरल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पर पाई जाती है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो सीलोम के नीचे की तरफ, और ये एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल साइड में पाई जाती है। हर एक नेफ्रिडिया जो होती है ये नेफ्रिडिया सिंसाइटियल मास की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, सिंसाइटियल मास की बनी होती है। इसको हम सिंसाइटियम मास बोलते हैं। ठीक है, इस सिंसाइटियम मास की ये बनी हुई होती है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर इस नेफ्रिडिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में इसके अंदर छोटे छोटे से सीलिया जो होते हैं वो भी ट्यूब के अंदर मोस्ट ऑफ दी पाए जाते हैं। इस तरह से ये एक सीलिएटेड ट्यूब होती है। कैसी होती है, सीलिएटेड ट्यूब ये बनती है। सिंसाइटियल मास से बनी होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती है। हर एक नेफ्रिडिया जो होती है, जो कि हर एक सेगमेंट के अंदर पाई जाती है, उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है नीचे वाला जो होता है वो होता है इसका बॉडी वाला पार्ट। कौन सा होगा, बॉडी वाला पार्ट। और ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है, ये वाला इसका पार्ट होता है नेक वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होगा, नेक वाला पार्ट और बॉडी वाला पार्ट। हर एक नेफ्रिडिया को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नीचे वाला बॉडी वाला जो कि ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ऊपर वाला जो नैरो पार्ट होता है वो वाला कौन सा होता है, इसका नेक वाला पार्ट होता है। नेफ्रिडिया का अगर हम बात करें तो नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर जो होती है ये नीचे वाली, इसकी बॉडी वाली की अगर हम बात करें, शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर इसका ब्रॉड होता है और साथ साथ में ये ओवल शेप का होता है। बॉडी की हम बात करें तो बॉडी कैसी होती है, ब्रॉड और ओवल शेप की बॉडी इसमें पाई जाती है। बॉडी प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, जो हर एक सेगमेंट होता है, इन सेगमेंट के अंदर कैसी होती है, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर के अंदर होती है। इस तरह से ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी इसके अंदर पाई जाती है। इस बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो नेफ्रिडिया जो पूरा पाया जा रहा है, इस नेफ्रिडिया में ऊपर की तरफ ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। ठीक है, क्या
बोलते हैं इसको? नेफ्रोस्टोम। इसके बीच में एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेप्टम क्या करता है? जो एक दूसरे को अलग अलग करता है, ठीक है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिफरेंट करने का काम करता है। तो ये हर एक सेगमेंट में यहाँ पर क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है, जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को अलग करता है, एक सेगमेंट के नेफ्रीडिया से दूसरे सेगमेंट के नेफ्रीडिया को जोड़ता है। बीच में सेप्टम पाया जाता है। नीचे की तरफ ये कॉइल्ड ट्यूब पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये किसकी बनी होती है? सिंसाइटियम मास की बनी होती है। कॉइल्ड होकर के फिर पीछे की तरफ ये क्या बनाती है? टर्मिनल डक्ट बनाती है, और नेफ्रीडियोपोर के द्वारा क्या होती है? सेगमेंट से बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है। तो नेफ्रीडिया की जो टर्मिनल डक्ट होती है, इस टर्मिनल डक्ट के अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया के वेंट्रल सीरस जो होता है उसके नीचे की तरफ नेफ्रीडियोपोर के द्वारा ये बाहर खुलती है। ये नेफ्रीडियोपोर कहाँ पर खुलता है? जो पैरापोडिया अपन ने देखा था उसमें अपन ने जो न्यूरोपोडियम होता है, न्यूरोपोडियम में देखा था कि वेंट्रल सीरस पाया जाता है। न्यूरोपोडियम के अंदर दो थे, ऊपर की तरफ नोटोपोडियम, नीचे की तरफ न्यूरोपोडियम। नोटोपोडियम में डॉर्सल और न्यूरोपोडियम में वेंट्रल सीरस। तो नेफ्रीडियोपोर कहाँ खुलता है? जो न्यूरोपोडियम होता है उसके वेंट्रल सीरस के वहाँ पर खुलता है। नेफ्रीडियोपोर जो होता है, ये नेफ्रीडियोपोर चौड़ा हो सकता है या फिर ये नैरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। और ये सेप्टम नेक वाला पार्ट आपको पहले बता दिया। इसके ऊपर की तरफ एयर लाइक नेफ्रोस्टोम पाए जाते हैं। बीच में क्या पाया जाता है? सेप्टम। सेप्टम कहाँ होता है? एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के नेफ्रीडिया को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस सेगमेंट की जो नेफ्रीडिया होगी वो सेप्टम के द्वारा इस सेगमेंट की नेफ्रीडिया से जुड़ी हुई रहती है। तो मतलब दो सेगमेंट को सेपरेट करने का काम जो होता है वो किसका होता है? सेप्टम का होता है। और इसी सेप्टम के ऊपर की तरफ फनल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोस्टोम। अब अगर इसके अंदर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें कि नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन जो होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहला तो इसमें दो तरीके से एक्सक्रीशन होता है। पहला जो आएगा वो होगा नेफ्रीडिया जो होता है, ये पूरा नेफ्रीडिया जो होता है ये ब्लड रेटिकुलम के द्वारा या फिर ब्लड लैटिस के द्वारा ढका हुआ रहता है। ब्लड लैटिस जिसको हम रक्त जाल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी मतलब ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो पाई जाती है, जिसके द्वारा ये नेफ्रीडिया पूरा ढका हुआ रहता है। नेफ्रीडिया के अंदर ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। ये ग्लैंड सेल्स क्या करती है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इसके अंदर छोटी छोटी सी क्या पाई जाती है? ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। ग्लैंड सेल्स क्या करती है? जो भी ये कैपिलरीज इसके अंदर इस तरह से फैली हुई है, इन कैपिलरीज के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ये ग्लैंड सेल क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये धीरे धीरे ट्यूब के अंदर है ना इकट्ठा होता जाता वेस्ट मटेरियल, और ये वेस्ट मटेरियल फिर नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहली तो ये हो गई कि नेफ्रीडिया पूरा किससे? ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या करता है? नेफ्रीडिया के अंदर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं। वो ग्लैंड सेल्स उस ब्लड कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है इस तरह से, और उसके बाद में उसको नेफ्रीडियोपोर से बाहर निकाल देती है। दूसरा, इसके अंदर सिलोमिक कार्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिलोमिक कार्पल्स इस सिलिएटेड फनल के द्वारा खींचे जाते हैं। जो नेफ्रोस्टोम होता है, नेफ्रोस्टोम क्या करता है? हर एक सेगमेंट के अंदर इस सेगमेंट को जोड़ने का काम करा सकते हैं। तो नेफ्रोस्टोम क्या करेगा? इस सेगमेंट के अंदर, जैसे ऊपर वाला ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे इसको ये नेफ्रोस्टोम ले लेगा। फिर ये नेफ्रोस्टोम क्या करेगा? अगले नेफ्रीडिया को ये ट्रांसफ़र कर देगा, वेस्ट मटेरियल सिलिएटेड फनल को ट्रांसफ़र करेगा, और फिर ये नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो दो तरीके से इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है। पहला बाई ग्लैंड सेल्स जो नेफ्रीडियम पाई जाती है, दूसरा नेफ्रोस्टोम के थ्रू, ठीक है। इस तरह से नेरिस के अंदर एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।